पेज नंबर 12 पर है डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट AB placed on the principal axis of a convex mirror of small aperture as shown. अब जरा देखिएगा कि मिरर फार्मूला फॉर convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर बना लिया. अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला तो सेम होता है ना, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f. डेरिवेशन देख लीजिए. बस क्या करना है कि यहाँ पर एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं वो हमने बना ली. तो ये हो गया आपका पोल. उसके बाद इस तरफ है इसका फोकस, इसको बोलते हैं f. इस तरफ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया c. अब पोल से जो फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल f. पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R या फिर स्मॉल d. ये हो गया. उसके बाद देखिएगा कि हमने ना यहाँ पर एक ही केस होता है कॉन्वेक्स मिरर में कि हम जो इमेज है उसको बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दें ऑब्जेक्ट को. तो हम कहीं पर भी रख देते हैं. हमने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया AB. इस बार ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि मुझे मालूम है कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, तो वो इमेज देखने में हमें थोड़ी आसानी हो डेरिवेशन में, इसलिए ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा बड़ा बना लिया. अब देखिएगा ये हो गया AB, AB. यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ली हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. ये टकराने के बाद में, एक मिनट, ये रे ऑफ लाइट टकराने के बाद में ऐसे डाइवर्ज होगी जैसे कि ये फोकस से होकर आ रही हो. इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. तो इस तरह से डाइवर्ज होगी. अच्छा, जहाँ पर टकराती है ना रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं M. इसको हमने M बोल दिया. उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक रे ऑफ लाइट ऐसी करेंगे जो कि विच वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है वो जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते वापस आ जाती है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक रे ऑफ लाइट ऐसे पहुंच गई, तो जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस लौट आएगी. जो दोनों रे ऑफ लाइट जहाँ पर जो है इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी. तो ये इमेज बन गई E' B'. ठीक है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इमेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक. उसके बाद आप ये देखिएगा कि फिर मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पर. एक काम क्या करेंगे कि यहाँ से रेज ऑफ लाइट जितनी भी हैं, रेज ऑफ लाइट हमने दो बना ली. एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट करती हुई, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक तीसरी भी बना लो रे ऑफ लाइट. वो तीसरी रे ऑफ लाइट कहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, पोल पर. ये पोल पर स्ट्राइक कर रही है. तो जब ये पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो भाई ये जितना एंगल इसने यहाँ बनाया उतना ही एंगल यहाँ पर बनाएगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे इस केस में. तो ये जो बनेगा ना, ये जो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, इस रे ऑफ लाइट की एक खास प्रॉपर्टी है कि ये भी रे ऑफ लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ये इसी तरफ है. अगर इसको भी पीछे एक्सटेंड करा जाए तो ये भी यहीं से गुजरेगी, इमेज के हेड से होकर गुजरेगी. ठीक है, ये भी इमेज के हेड से होकर गुजरेगी. कितनी भी रेज ऑफ लाइट हो, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट सारी की सारी कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर आपका इमेज बन रही हो, इमेज के हेड पर, वहाँ पर मिलेंगी सारी की सारी. यहाँ तक क्लियर है. चलिए जी, इसके बाद हम ये कहेंगे, ये तो हमारा डायग्राम हो गया इस केस में. और अब आप जरा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से U और अगेन इमेज का डिस्टेंस पोल से ये क्या हो जाएगा V. तो ये V हो गया. ये सारे हमने डिस्टेंसेस यहाँ पर ले लिए.
अब आप क्या करें, पेज नंबर 13 पर आ जाइए। पेज नंबर 13 पर वही है जैसा मैं बाकी के दोनों डेरिवेशन में करा था। ये यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वी फाइंड दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बीपी इज इक्वल टू माइनस यू। ये जो बीपी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये कितने के बराबर है, माइनस यू के बराबर। फिर इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या है, बी डैश पी, और ये किसके इक्वल है, क्योंकि राइट हैंड साइड पर बन रही है तो प्लस का भी। उसके बाद देखिए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, एफ पी। एफ और पी के बीच का डिस्टेंस, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी प्लस का है, राइट साइड में है प्लस का है। और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया, पीसी। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस दिस इज आर, या फिर इसको आप 2f भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, इतना हो गया। इसके बाद फिर वही जो ट्रायंगल्स हैं, वही दो ट्रायंगल्स, एक ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, ये लेने हैं। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल में सेम रेशो लेना है। एक में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी निकालेंगे, फिर दूसरे में भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी निकालेंगे, और दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक दूसरे के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो फिर हमारा मिरर फार्मूला जो है वो इस तरीके से ही प्रूव होता है। हर केस में हमने यही देखा है। तो ट्रायंगल लीजिए ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी, और दोनों को आप सिमिलर बोल दीजिए। कैसे, जरा देखिएगा, ए डैश बी डैश सी, तो भैया 90 डिग्री बन रहा है एंगल। और दूसरा देखिए ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है एंगल। और फिर सी जो एंगल है वो कॉमन है दोनों में, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ठीक है ना, बताइए भाई, क्लियर है? तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, सिंस ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, सिंस ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, therefore a dash b dash upon ab is equal to b dash c upon bc। ठीक, अच्छा, b dash c upon bc कैसे निकाला जाएगा? b dash c कैसे निकालूं? ये वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे p से c तक पता है। p से c में से pb डैश, pc में से pb डैश सब्ट्रैक्ट कर दो तो बस यही बचेगा b dash c। तो देखिए pc अपॉन pc माइनस pb डैश, pc माइनस pb डैश। उसके बाद bc, b से लेकर c तक, तो भाई b से p तक का डिस्टेंस मुझे पता है bp, और p से c तक का डिस्टेंस मुझे पता है r। ठीक है, तो इसको लिखो bp प्लस pc, या pc प्लस bp लिखो। ठीक, उसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, वैल्यू डालिए पीसी माइनस पीबी डैश। तो भाई पीसी क्या है, पीसी है आर, लिखो आर प्लस आर, माइनस पीबी डैश क्या है, पीबी डैश वी माइनस वी, आर माइनस वी अपॉन पीसी, पीसी इज अगेन आर, प्लस बीपी, बीपी बी से बी तक माइनस यू, बिल्कुल सही, माइनस यू, तो आर प्लस माइनस यू, मतलब ये हो गया आर माइनस वी अपॉन आर माइनस यू। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं भाई? अवंतिका, गुनीत, रुद्रांश, बताइए। तो बिल्कुल सेम, तीनों की डेरिवेशन आप देखिएगा कि वही दो ट्रायंगल्स लेकर चलना है, ए डैश बी डैश सी, ए बी सी, ए डैश बी डैश पी, ए बी पी। बस जो आपका वर्चुअल इमेज वाला था, कॉन्वेक्स में वर्चुअल वाला, उसमें एम बी सी एक ले लेते हैं, और वो जो एम पी लेते हैं ना, उसको हम कह देते हैं कि वो भी ए बी के बराबर है। तो बस एक ट्विस्ट है उसमें, बस वो ट्विस्ट याद रखना है आपको। बाकी आप देखें तीनों के डायग्राम अलग है, डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम सी है। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी पी। ए डैश बी डैश पी और ए बी पी भी सिमिलर होंगे। कैसे, देख लो जरा, ए डैश बी डैश पी, ये इतना सा ट्राइंगल ये वाला, और ए बी पी ये वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर क्यों होंगे? ये इस वजह से होंगे क्योंकि आप ये देखिए, ये तो 90 डिग्री एंगल हो गया दोनों में,
और फिर ये स्ट्रेट लाइन है और इसको आगे एक्सटेंड करिए, ठीक है, या इसको नहीं, इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। इस वाली लाइन के बीच में और इसके बीच में ये एंगल बन रहा है, ऐसे ही इसके और इस लाइन के बीच में ये एंगल बन रहा है। कौन से हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं हो रहे। नीचे वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर पोल पे रिफ्लेक्ट करती है तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, इसलिए ऊपर वाले तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, तो ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, जब हमारे पास ये आ गया कि ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, अच्छा इसका रीज़न मैं मेंशन कर दिया है यहाँ पर, ए डैश पी बी डैश, ये जो एंगल है ए डैश पी बी डैश, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, ये बी पी ये वाला पॉइंट क्यू है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस करके ये वाला और ये वाला दोनों एंगल इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये तीनों ही एंगल इक्वल है आपस में, हमें बस इन दोनों से मतलब है, तो इससे मेरा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, समझ गए। ये मैंने ना ब्रैकेट में छोटा छोटा करके लिखा है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो ये करके हमारा ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, जब सिमिलर हो गए तो भाई वही ए डैश बी डैश अपॉन बी बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। अब बी डैश पी क्या हो जाएगा, बी डैश पी कितना हो गया, ये हो गया बी, वो भी प्लस का, तो बी अपॉन बी पी कितना हो जाएगा, बी से लेकर पी तक वो क्या है, यू, वो भी माइनस का, माइनस यू। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट 1 एंड 2। जब दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या आएगा, r माइनस वी अपॉन r माइनस यू इज इक्वल टू v अपॉन माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस यू आर माइनस यू इंटू माइनस वी प्लस का यू वी इज इक्वल टू प्लस का वी आर और माइनस का यू वी, ठीक है। अब इस यू वी को उस तरफ ले जाओ और इस वी आर को इस तरफ ले जाओ, तो माइनस वी आर माइनस यू आर इज इक्वल टू माइनस यू वी माइनस यू वी, इधर माइनस कॉमन ले लो तो ये बचेगा वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू माइनस 2 यू वी, माइनस से माइनस कट गया। अब थ्रू आउट आप क्या करें, डिवाइड कर दें यू वी आर से, ठीक है, डिवाइड थ्रू आउट बाई यू वी आर, तो वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर इज इक्वल टू 2 यू वी अपॉन यू वी आर, यू वी से यू वी कट गया, यू आर से यू आर कट गया, वी आर से वी आर कट गया, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। अब r बाई 2 क्या होता है f, तो 2 अपॉन आर क्या हो जाएगा 1 बाई एफ, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो आप ये देखो कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी मिरर फार्मूला यही रहेगा सेम। तो मिरर फार्मूला इस तरह से सेम हो गया, ये प्रूव हो गया आपका मिरर फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करें, पेज नंबर 14 पर आ जाइए, लीनियर मैग्नीफिकेशन। पानी मैंने दिया था ना वो, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितनी बड़ी हो रही है या कोई भी चीज़ कितनी छोटी हो रही है, उसको हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसे निकाला जाता है कि अगर आप हाइट ऑफ इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से अगर डिवाइड कर दिया जाए, उसका रेशियो ले लिया जाए, तो वो लीनियर मैग्नीफिकेशन आ जाता है। तो देखिएगा क्या है यहाँ पर, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन और जस्ट मैग्नीफिकेशन एंड इज डिनोटेड बाई स्मॉल m। तो स्मॉल m जो होता है वो होता है h2 अपॉन h1। स्मॉल m कितना होता है, h2 अपॉन h1 ये होता है। चलिए जी, उसके बाद है हमारे पास, अब हम देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन कॉनकेव मिरर के केस में। सर हमारे एग्जाम में सर वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और एक चैप्टर हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, कब है एग्जाम का?
20 नवंबर के आसपास। 20 नवंबर के आसपास। अच्छा चलो करते हैं कोशिश करने की, ठीक है। रे ऑप्टिक्स तो 100% हो ही जाएगा। और वेव ऑप्टिक्स जो है, वेव ऑप्टिक्स इसके बाद अगर आप कहो तो बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर लेंगे, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कि हमारे 2 चैप्टर हो गए और फिर वेव कर लेंगे। उसके बाद फिर फिज़िक्स में कुछ खास नहीं बचेगा फिर, मतलब बस 3 या 4 चैप्टर तो ऐसे हैं कि थ्योरी मतलब वो आप समझोगे कि पता नहीं फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो कुछ ऐसे हैं। और छोटे छोटे ही चैप्टर हैं, 3-3, 4-4 टॉपिक्स हैं उन चैप्टर में। जैसे एटम्स हो गया, एक चैप्टर है न्यूक्लियाई, एक है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो सबसे बड़ा यही है, पहले इसको निपटाते हैं जल्दी जल्दी। मेरा 15 नवंबर से सिर्फ रे ऑप्टिक्स आ रहा हाँ है, सिर्फ रे ऑप्टिक्स आ रहा है। अच्छा 10 मार्क्स पीटी करा रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए जी। तो ये वेव करा रहे हैं अभी स्कूल में, क्या चल रहा है अभी? तो रे चल रहा होगा ना वेव तो खत्म हुआ। ये? खत्म कैसे होने वाला है? अभी तो शुरू हुआ था, 1 हफ्ता पूरा कहाँ हुआ अभी है भाई? मतलब टेलीस्कोप करा रहे हैं क्या? टेलीस्कोप करा रहे हैं क्या? टेलीस्कोप? पता नहीं सर, क्योंकि मैं तो सर अभी बीच का थोड़ा कवर कर रहा हूँ। अच्छा क्या करा रहे हैं, कुछ ध्यान है? रुद्रांश, खुशी, क्या क्या करवा के रहे हैं स्कूल में? सर अभी ऑनलाइन चल रहा था ओहो, हाँ तुमने बताया था 1 हफ्ते वो कुछ चल रहा है, वो नेशनल बास्केटबॉल का है कुछ, हैंडबॉल का। अच्छा तो वैसे आज खत्म हो गया है। तो ये ऑनलाइन में इन्होंने रे ऑप्टिक्स खींच दिया, तो ये यार ये तो हद हो गई। मैंने तो इस चैप्टर में आप लोगों को सजेस्ट भी करा था कि जितना मैक्सिमम हो सके ऑफलाइन करें इस चैप्टर की क्लासेस, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि नेटवर्क का इशू है, कभी कुछ है, कभी ब्लर्ड इमेज दिख रही है, कभी मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं पहुँच रही। इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, वेटेज भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए कॉन्केव मिरर देखिएगा। हमने ये देखा कि मैग्नीफिकेशन जो है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है H2/H1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो मैग्नीफिकेशन निकालने का एक फॉर्मूला और होता है -V/V, ठीक है। अब ये कहाँ से आया ये हमको बताना होगा, ये प्रूव करके देखना होगा। H2/H1 तो उसकी डेफिनेशन है, और ये हम वैसे भी बता सकते हैं। कैसे कि अगर हमने ये कहा कि एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे की हाइट मान लीजिए, मान लो उसकी हाइट आधा मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई? 0.5 मीटर, हमने ये मान लिया। और उसकी जो इमेज है वो किसी मिरर में उसकी इमेज बन रही है, मान लीजिए 2 मीटर, 2 मीटर की इमेज बन रही है, मतलब कितना बड़ा हो गया वो आप देख लीजिए। तो M इक्वल टू क्या हो गया? H2/H1 यानी कि 2/0.5, 2/0.5, तो पॉइंट गया ऊपर 0 आ गया, 5 4 20, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे की इमेज कितनी बन रही है, कितनी टाइम्स मैग्नीफाई हो रही है? 4 टाइम्स मैग्नीफाई हो रही है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन इसकी है, उस डेफिनेशन से मेरे को समझ में आ रहा है। मैग्नीफाई का मतलब ये है जैसे आप कोई इमेज भी मैग्नीफाई करते हैं ना मोबाइल फ़ोन पर, तो लिखा हुआ आ जाता है 1x 2x 3x 4x, मतलब आप 2 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहे हैं, 3 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहे हैं, 4 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो वो आ जाता है उस पर लिखा हुआ। वो जो लिखा हुआ आता है 2x 3x 4x, वो क्या है? वो उसका मैग्नीफिकेशन है, वो रेशो है। अब इसको -V/U के बराबर प्रूव करना है। तो देखिएगा डायग्राम जो है ना, डायग्राम इसमें मैंने बनाया नहीं है। डायग्राम जो है देखिए, जैसे कॉन्केव मिरर है, तो इसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है रेफर टू द रे डायग्राम ऑफ द डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला फॉर अ कॉन्केव मिरर व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। यानी कि हमने 2 केसेस देखे थे, एक तो ये देखा था व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, और एक ये देखा था व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। तो रियल वाला मतलब 2 केसेस देखे थे। केस 1 वाला रे डायग्राम एज इट इज छाप देना है इसमें, अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछते हैं तो वो मैंने दोबारा नहीं बनाया क्योंकि नोट्स में अवेलेबल है। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि ट्राइंगल APB जो है वो ट्राइंगल A'/P', के सिमिलर है। हर एक में यही देखते आ रहे हैं, ठीक। तो दोबारा उसको डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ये लिखे हैं कि ट्राइंगल APB is similar to triangle A'/P', triangle A'/P', तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये आपस में सिमिलर हैं। अब जब ये सिमिलर हैं तो हम कहेंगे कि भाई इनका जो रेशो है वो भी इक्वल होगा। अब जो रेशो है वो ऐसे निकाल लो कि
पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, ए बी। ऐसे ही इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, बी बी या पी बी, और इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, पी बी डैश या बी डैश पी। अब इसका ना रेसिप्रोकल करके लिख लिया, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। देखिएगा ये कर रखा है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जरा देखिएगा ए डैश बी डैश, अभी तक आप ये देखिए जो हमने 3 डेरिवेशन करे उसमें ए डैश बी डैश और ए बी की वैल्यू ली नहीं थी, अब लेंगे। ए डैश बी डैश क्या है, हाइट है किसकी, इमेज की, ठीक है, इमेज की हाइट। और मैं कौन सा केस ले रहा हूँ, मैं रियल इमेज वाला ले रहा हूँ, तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ बनेगी, तो उसको क्या लेंगे, माइनस का h2, तो ए डैश बी डैश की जगह माइनस h2। ए बी क्या है, हमेशा ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रखा जाता है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव h1। बी डैश पी क्या है, बी डैश पी है वही हमारी इमेज का डिस्टेंस माइनस वी, और बी पी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू। माइनस से माइनस कट गया, इस माइनस को उधर ले जाओ, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इट इम्प्लाइज दैट मैग्नीफिकेशन का भाई एक फॉर्मूला और आ जाता है, माइनस वी अपॉन यू। समझ गए, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हमने देखा इस केस में जहाँ पर हमारे पास कॉन्केव मिरर था। कॉन्केव मिरर के बाद में जरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लो, पेज नंबर 15 पर आ जाइए। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में है रेफर टू द रे डायग्राम ऑफ द डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर आपको डायग्राम कौन सा बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर वाला। कॉन्वेक्स मिरर का तो एक ही डायग्राम था, ठीक है, जो डेरिवेशन का जो अभी अभी देखा एक ही डायग्राम है। तो इसमें भी फिर वही वाला हम ट्राइंगल लेंगे, यही ट्राइंगल लेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर देखिएगा, अच्छा ये ना छोटी छोटी डेरिवेशन इकट्ठी होकर बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो याद रखना भाई, करते रहना साथ साथ करते रहना। छूट गया ना ये चैप्टर तो सरदर्द बन जाएगा, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ट्राइंगल वही ए डैश बी डैश और पी, और ट्राइंगल ए बी पी, दोनों सिमिलर। तो भाई फिर यहाँ पर वही काम करेंगे, इनका रेशियो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, ये हो गया। अब ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है हमारा इमेज की हाइट। अब इमेज की हाइट को क्या लेते हैं, h2, और बात कर रहे हैं भाई कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो हाइट है इमेज की हमेशा पॉजिटिव होगी, वर्चुअल और इलेक्ट्रिक इमेज बनती है। तो h2 को पॉजिटिव h2 लेंगे, तो ए डैश बी डैश की जगह क्या आ गया, प्लस का h2, ए बी की जगह क्या आ गया, प्लस का h1। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है, ऑब्जेक्ट की जो h1 जो है हाइट वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू बी डैश पी। बी डैश पी मतलब इमेज से पोल तक का डिस्टेंस। तो इमेज उसकी कॉन्वेक्स की कहाँ बनती है, राइट साइड में, तो राइट साइड यानी कि पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो वी आएगा पॉजिटिव। और भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई सा भी मिरर हो हमेशा नेगेटिव रहता है, तो वी अपॉन माइनस यू यानी कि माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ से भी क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, माइनस वी अपॉन यू। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन माइनस वी अपॉन यू होगा, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। अगर आपसे बोला जाए कि यू और एफ के टर्म्स में आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्नीफिकेशन एम इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, यू और एफ के टर्म्स में निकालना है तो कैसे होगा भाई, मिरर फॉर्मूला देखो पहले, मिरर फॉर्मूला वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, वन अपॉन। अब इसमें क्या करें कि दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय u, दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को जब u से मल्टीप्लाई करा तो u अपॉन u, राइट, और u अपॉन v इज इक्वल टू u अपॉन f, ये हो गया, u से u कट गया, 1 आ गया इधर। अब क्या करिए कि जैसे ये u अपॉन v है ना, तो u अपॉन v को एक तरफ छोड़ना,
क्यों छोड़ रहे हैं एक तरफ? क्योंकि u अपॉन वी को बाद में मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो v अपॉन यू बन जाएगा और फिर नेगेटिव साइन लगा दूंगा उसके आगे। तो इधर प्लस का 1 आया, इस प्लस 1 को इधर ले जाओ, u अपॉन v इज इक्वल टू u अपॉन f माइनस 1, ठीक है। अब u अपॉन v इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस f अपॉन f, ये हो गया। रेसिप्रोकल कर दो, v अपॉन u इज इक्वल टू f अपॉन, ये एक काम करिए, रेसिप्रोकल करने से पहले नेगेटिव, माइनस u अपॉन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इधर भी -1 से इधर भी -1 से, तो f माइनस यू अपॉन f, ये हो गया। अब रेसिप्रोकल कर दो तो माइनस v अपॉन यू इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, और ये माइनस v अपॉन यू यही तो m होता है, तो f अपॉन f माइनस यू। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, तो f अपॉन f माइनस यू, समझ गए। अच्छा, इसके बाद फिर देखें मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f। सही भी लगेगा, हाँ यू भी लगे वी से करते हैं। देखो, चलिए जी, m इन टर्म्स ऑफ v एंड f। m इन टर्म्स ऑफ v एंड f, फिर मेरा फॉर्मूला 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ये हो गया। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v, इस बार v से मल्टीप्लाई करना दोनों तरफ, जब v और f के टर्म्स में निकालना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v, और जब u और f के टर्म्स में निकालना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय u, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई करा, उनका ये हो गया v अपॉन u प्लस v अपॉन v इज इक्वल टू v अपॉन f, v से v कट गया, इधर 1 आ गया, v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f माइनस 1, v अपॉन u इज इक्वल टू v माइनस f अपॉन f, माइनस माइनस ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, f माइनस, नहीं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, रेसिप्रोकल तो लेना ही नहीं है, v अपॉन u है पहले से, f माइनस v अपॉन f, बस। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्निफिकेशन f माइनस v अपॉन, समझ गए। ठीक है जी, पेज नंबर 16 पर है ये हो गया मैग्निफिकेशन f माइनस v अपॉन f। इसके बाद एक टॉपिक है स्फेरिकल एबरेशन, ये एक छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, स्पेशली मेंशन नहीं है सिलेबस में, ठीक है। मिरर का लास्ट टॉपिक है स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है कि जैसे आपने देखा ना अभी तक जो भी हम डेरिवेशन ले रहे हैं उसमें जो हम मिरर ले रहे हैं वो मिरर ना स्मॉल एपर्चर का ले रहे हैं, बहुत बड़ा एपर्चर नहीं है उसका, स्मॉल एपर्चर का ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब लार्ज एपर्चर का मिरर हम लेते हैं ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जो लाइंस हैं वो सारी की सारी फोकस से नहीं गुजरती, कुछ इधर उधर से गुजरने लगती हैं। तो उस मिरर में जो इमेज बनती है वो इमेज उतनी क्लियर नहीं बनती। अगर एक ही जगह सारी की सारी रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी अगर वो फोकस से गुजरेंगी तो इसका मतलब क्या है कि उसका फोकस बिल्कुल शार्प है, और जब उसका फोकस एकदम शार्प है, फोकस से गुजर रही है सारी की सारी रेज, तो इमेज एकदम क्लियर बनेगी। तो स्फेरिकल एबरेशन में क्या होता है, एबरेशन का मतलब होता है धुंधलापन, धुंधलापन। The inability of a spherical mirror of large aperture to bring all the rays of wide beam of light falling it to focus at a single point is called spherical aberration। तो जो बड़ा मिरर होता है ना उसकी क्या एक ड्रॉबैक होती है, उसकी ड्रॉबैक ये होती है कि वो सारी रेज ऑफ लाइट को एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता, मतलब फोकस से नहीं गुजर पाता। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड्स, कोई 3 मेथड्स हैं उससे करा जाता है। पहला है बाय यूजिंग स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल एपर्चर, तो पहला तो वो है जो हम यूज़ करते ही हैं, स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल एपर्चर। दूसरा बाय यूजिंग स्टॉपर्स सो एज टू कट ऑफ द मार्जिनल रेज। बाय यूजिंग स्टॉपर्स का मतलब क्या है, स्टॉपर्स का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक मिरर है, काफ़ी बड़ा मिरर है, मान लीजिए ऐसे है, इतना बड़ा है, उसकी एपर्चर बहुत ज़्यादा है, हमने क्या करा, हमने एक रबर का स्टॉपर इधर लगा दिया, एक रबर का स्टॉपर इधर लगा दिया, और मिलाकर क्या कर दिया, मैंने कट कर दिया ना एक तरफ से इधर वाले और इधर वाले मिरर को। मैंने कहा रिफ्लेक्शन सिर्फ यहीं पर होगा, जब रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा तो भाई सीधी बात है आपने एपर्चर छोटा कर दिया इसका, ठीक है। तो इसमें फिर स्फेरिकल एबरेशन नहीं होगा, इमेज क्लियर बनेगी। और तीसरा है बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर्स। अगर आपको बड़ा मिरर लेना ही है भाई पैराबोलिक मिरर ले लो। पैराबोलिक मिरर की शेप होती है पैराबोला जैसी, मतलब ऐसा होगा, इस तरीके का मिरर होगा, इतना ज़्यादा कर्व। तो उसमें क्या होगा, उसमें जब मैं
मिरर का डायमीटर निकालूंगा ना ये, तो कर्व भले ही बड़ा है लेकिन ये जो अपर्चर है ये छोटा है। तो कुल मिलाकर क्या है कि तीनों ही जो केसेस हैं, जो तीनों ही वेज हैं, उन तीनों वेज में क्या समझाया गया है, अपर्चर छोटा करना। पहले केस में साफ साफ बोल दिया बाय रिड्यूसिंग द अपर्चर ऑफ द मिरर, दूसरे केस में बोल दिया बाय यूजिंग स्टॉपर्स, स्टॉपर्स यूज़ कर रहे हैं आप, रबर के गुटके लगा रहे हैं यहाँ पर, तो उससे क्या हो रहा है, आप मिरर को छोटा कर रहे हो, छोटा कर रहे हैं यानी कि अपर्चर रिड्यूस कर रहे हो। तीसरा, मिरर का कर्व इतना बढ़ा दिया, पैराबोलिक मिरर बना दिया आपने, तो पैराबोलिक मिरर का तो अपर्चर वैसे ही छोटा ही होता है। तो बस अपर्चर छोटा होना चाहिए तो हमारी इमेज जो है वो क्लियर बनती है। डायग्राम इसका कुछ नहीं है। उसके बाद यूजेस देख लीजिए भाई, मिरर्स के यूजेस क्या हैं। कॉनकेव मिरर का यूज़ हम ये देखते हैं, कॉनकेव मिरर हमेशा 5 जो केसेस हैं उसमें वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। यार ये तो कंफ्यूजिंग मिरर है, बेकार है, हर जगह इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो प्रैक्टिकल यूज़ क्या होगा। एक प्रैक्टिकल यूज़ ये भी होता है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक होता है ना मिरर के, तब वो सीधी इमेज बनाता है और बड़ी इमेज बनाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी को मेकअप करना है, किसी को शेविंग करनी है और वो ये चाहता है कि नहीं इतनी क्लीन शेव होनी चाहिए कि एक जरा सा भी बाल ना नजर आए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मिरर को नज़दीक ही तो रखेगा, कोई ऐसा तो नहीं है दूर रख के शेविंग कर रहा, नहीं ना, उसको नज़दीक ही रखना है मिरर। तो नज़दीक रखने का मतलब क्या है कि जो चेहरा है ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत नज़दीक रख रहे हैं, यानी कि पोल और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। और वो वैसे भी पता चल जाएगा, वो वैसे ही पता चल जाएगा जैसे ही आप दूर लेकर चले जाएंगे ना, तो एक इमेज जो है वो आपकी डिसअपीयर हो जाएगी। डिसअपीयर क्यों हो जाएगी, आप जैसे ही उसको दूर लेकर जाएंगे तो दूर लेकर जाते ही होगा क्या कि जो फोकस है, फोकस से दूर हो गया ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस से दूर हो गया तो आपकी इमेज आपको नहीं दिखाई देगी, आपकी इमेज किसी और को दिखाई देगी। बनेगी कहाँ, आपके पीछे बनेगी। ऐसा ही है, बियॉन्ड सी बनती है इमेज, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है इमेज, तो आप नहीं देख पाओगे मिरर में बनने वाली इमेज तो वर्चुअली होती है, ठीक है। तो उस केस में यूज़ करा जाता है। A concave mirror is used as shaving or makeup mirror because it forms a magnified and erect image of the face when it is held closer to the face. ये फेस की बहुत बड़ी इमेज बना देते हैं। सेकेंड है, डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर एज हेड मिरर्स। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, डेंटिस्ट जो है आपने देखा होगा ना, एक बैंड पहनते हैं और यहाँ ऐसे करके एक मिरर लगा लेते हैं और फिर आपके मुंह के पास चले जाते हैं और फिर देखते हैं उसमें इमेज, तो वो फिर देख कर बता देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इधर कैविटी है या इधर कोई प्लाक बना हुआ है, जो भी प्रॉब्लम है बता देते हैं। तो उनको बड़ी इमेज, क्योंकि वो छोटे छोटे दांत होते हैं, उनमें कहाँ से देख कर बताएंगे, तो वहाँ पर कॉन्केव मिरर का यूज़ है। तो अगेन वही है कि डेंटिस्ट जो है वो उस मिरर को कहाँ रखता है, आपके दांतों के बहुत नज़दीक। तो नज़दीक रखता है तो इसका मतलब क्या है कि पोल और फोकस के बीच में इमेज बनाते हैं। अगला देखिएगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के तो यूजेस ही यूजेस हैं। कॉन्वेक्स क्या करता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कैसी होगी, हमेशा छोटी होगी। तो इसमें क्या है, a convex mirror is used as a rear view mirror in automobiles. The reason is that it always forms a small and erect image and it has a larger field of view than that of a plane mirror of the same size. तो प्लेन मिरर के कंपैरिजन में इसका जो व्यू है वो भी थोड़ा सा लार्ज होता है, तो इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियर व्यू मिरर में यूज़ करा जाता है व्हीकल्स में। तो व्हीकल्स में हम ये चाहते हैं ना कि जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे वाला जो मिरर है उसमें हम देखेंगे कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। स्कूटर्स में भी होता है, और आपने देखा होगा स्कूटर में मिरर लगे रहते हैं, तो उस पर लिखा रहता है ना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो उसका मतलब ये है कि वो इमेज छोटी बना रहा है। हम छोटी इमेज से कई बार ही धोखा हो जाता है, अरे बहुत दूर है, छोटी सी इमेज बन रही है, बहुत दूर है, वो होता बाजू में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये काम होता है कि वो एक इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनाएगा और वो इमेज छोटी दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि ताकि हमारे मिरर के अंदर बैठ जाए फिट। नहीं तो ट्रक की हेडलाइट ही हेडलाइट दिखाई देगी, बस ऐसी हमें समझ में नहीं आएगा ये दिख क्या रहा है पीछे, अगर प्लेन मिरर लगा दिया जाए, ठीक। चलिए जी, इसके बाद फिर इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स देखते हैं और मिरर वाला पोर्शन यहाँ तक खत्म होता है। फिर उसके बाद लेंस स्टार्ट करेंगे, यानी कि रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट रुकिए, बस आ रहा हूँ।
इस पर निशान कर देता हूँ। चलिए जी, पहला न्यूमेरिकल देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, सेकंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। तो जो जो वैल्यू दे रखी हूँ वो वैल्यू आप लिखते चले जाइए। किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहला काम यही है, जो जो वैल्यूज दे रखी हूँ वो लिखते जाओ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट एट 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है। तो पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसी को तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें यू की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। भाई कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। तो आर नेगेटिव है, कितना दे रखा? 15 सेंटीमीटर माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं एफ की वैल्यू निकालूंगा, क्या आ जाएगा? माइनस का 15/2 सेंटीमीटर। आधा हो जाता है ना फोकस उसका। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। मुझे हर एक केस में वो वैल्यू निकालनी है। एंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो यू है और एफ है। बहुत है, मिरर फॉर्मूला लगाना है और कुछ करना ही नहीं इसमें। तो आप ये देखिए, बाई मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/-10 इज इक्वल टू 1/-15/2। 1/-15/2 का मतलब -15/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -2/15। -2/15 प्लस माइनस 1/10 यानी कि -1/10 है। उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 1/10। 15 और 10 का एलसीएम बोलो 30। 30। 15 2 ज़ा 30, 2 into 2 -4, 10 3 ज़ा 30, 3 into 1 is प्लस का 3। 1/v is equal to -1/30। तो v कितना हो गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर। v हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो यहीं से वो बोल रहे हैं कि आप एक तो पोजीशन भी बताना है, नेचर भी बताना है। तो पोजीशन तो ये हो गया ना -30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उसका नेचर बताना है। भाई जब v नेगेटिव में आ रहा है यानी कि लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो लेफ्ट साइड में तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही मिलती है। और नेचर क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद पूछ रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन बताइए। मैग्नीफिकेशन कैसे बताएंगे? m इज इक्वल टू -v/u। तो भाई माइनस है और v कितना है? -30 और u कितना है? माइनस का 10। इस माइनस से ये माइनस कट गया, 10 3 ज़ा 30, तो मैग्नीफिकेशन इज -3। अब आंसर देख लीजिए। फर्स्ट का है v इज इक्वल टू -30, m इज इक्वल टू -3। सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है, यानी कि अब u की लेंथ कितनी हो गई? -5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? -5। तो u इज इक्वल टू -5। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी। f कितना? -15/2। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/-5 और 1/f को सीधा लिखो -2/15 प्लस माइनस -1/5 उधर ले जाओ, प्लस 1/5 हो जाएगा। -2/15 और प्लस 1/5। ठीक है, 15 और 5 का एलसीएम बोलो 15। 15 1 ज़ा 15, 1 into -2 is -2, 5 3 ज़ा 15, 3 into 1 is 3 is equal to 1/15। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर वैल्यू आती ही मुझे समझ में आ गया कि v पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हमारी इमेज कहाँ बन रही है? राइट साइड में बन रही है। जब इमेज राइट साइड में बन रही है तो वो क्या होगी? वर्चुअल है। बिल्कुल सही।
तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे इसका नेचर क्या हो गया, वर्चुअल इरेट। नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद बताइए भी मैग्निफिकेशन। पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू, तो माइनस का 15 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कर दिया 5 8 का 15, तो मैग्निफिकेशन 3। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट मत लिख देना सेंटीमीटर वगैरह, मैग्निफिकेशन रेशियो जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है जी, ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी का था ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे हैं कि अगले क्वेश्चन में है इफ़ यू सिट इन अ कार, इफ़ यू सिट इन अ पार्क्ड कार। पार्क्ड कार का मतलब क्या है कि कार जो है वो चली गई है, मोशन में है, स्टेबल। यू ग्लैंस एट द रियर व्यू मिरर। ग्लैंस का मतलब क्या है, आपने एक नज़र डाली रियर व्यू मिरर पर। R इज इक्वल टू 2 मीटर, मतलब जो रियर व्यू मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्होंने 2 मीटर दे रखा है। एंड नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग। आप देख रहे हैं कि पीछे से कोई लड़का जॉगिंग करते हुए आ रहा है और आपको लग रहा है कि वो धीरे धीरे आपकी कार की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, कार आपकी रुकी हुई है। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए कार को तो आप भूल जाओ। अब सीधी सीधी बात ये है कि कार है और कार के रियर व्यू मिरर में हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब एक मिरर रखा हुआ है चुपचाप, बस एक मिरर है, कार को हटाओ, कार की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो और वहाँ से एक जॉगर दौड़ता हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब जॉगर जो है वो दौड़ता हुआ मिरर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब है इफ़ द जॉगर इज अप्रोचिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट, नेक्स्ट पेज पर आइए, हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर। अब आपको ये बताना है कि जॉगर की इमेज कितना फास्ट दौड़ रही है। जो जॉगर है, जॉगर तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, तो जॉगर जब 5, जैसे मान लीजिए एक मिरर रखा हुआ है, हम दौड़ते हुए आ रहे हैं उस मिरर की तरफ, तो हमारी इमेज भी तो दौड़ती हुई आएगी। जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में तो कुछ सोचना ही नहीं है। प्लेन मिरर में तो अगर हम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं तो हमारी इमेज भी उतने ही स्पीड से दौड़ेगी। भाई कॉन्वेक्स में तो कुछ फंडा अलग हो जाएगा ना, ठीक, क्योंकि स्फेरिकल मिरर है। तो ज़रा देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये दे रखा है 39 मीटर। ये पार्ट में है, उन्होंने बोला कि हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर। 39 मीटर यानी कि u कितना दे रखा है, -39 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता है ना, तो जॉगर जो है वो 39 मीटर पर है। ठीक है, अच्छा 39 मीटर पर है तो वो दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। u हो गया 39 मीटर, तो जिस टाइम वो 39 मीटर पर है, जिस टाइम वो वहाँ पर है, तो उस टाइम को 1 सेकंड के लिए आप, मतलब जरा सी देर के लिए आप पॉज कर दीजिए। 39 मीटर पर है तो जस्ट उसी टाइम पर उसकी इमेज कहाँ पर होगी ये देखना है, उसका इमेज डिस्टेंस कहाँ पर होगा ये देखना है। हमारी फोकल लेंथ बताओ जरा, फोकल लेंथ कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है 2 मीटर, तो फोकल लेंथ कितनी होगी r/2 यानी कि 2/2 मतलब 1 मीटर। प्लस या माइनस, नहीं प्लस, प्लस बिल्कुल सही। कॉन्वेक्स मिरर है ना, रियर व्यू मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो प्लस का 1 मीटर होगा। u इज ऑलवेज नेगेटिव, इसलिए उसको नेगेटिव लिया मैंने। तो भाई मेरे पास u है, f है, मैं v निकालूंगा। v निकाल सकते हैं भाई, मिरर फॉर्मूला लिखिएगा। बाय मिरर फॉर्मूला 1/v, सीधा लिख दूँ 1/f माइनस 1/u। ठीक, 1/v इज इक्वल टू, एक काम करो इसकी मुझे, चलो ठीक है कर लो ऐसे, 1/v इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/-39, 1/v इज इक्वल टू 1 प्लस 1/39, एलसीएम लीजिए, 39 + 39 + 1 40, 1/v इज इक्वल टू 40/39, तो v कितना हो गया 39/40 मीटर।
ठीक है। तो जब वो 39 मीटर वाले मार्क पर था जॉगर, तो तब उसका इमेज कहाँ बन रही थी? 39/40 मीटर पर, ठीक है। पॉइंट्स नहीं है, हाँ पॉइंट्स नहीं है। नहीं ऐसे ही लिखो, अभी ऐसे ही लिखो। आप आंसर देखो ना, आंसर इसका फ्रैक्शन में दे रखा है, अपॉन में दे रखा है, 1/280 दे रखा है। मैं 1/, में निकाल रहा हूँ ना आंसर पे, ठीक। अब जरा देखिएगा कि अब मैं ये कहूँगा आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड object reaches 5 meter closer to the mirror। ये तो समझ गए होंगे भाई। जॉगर जो है, जॉगर क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है, और वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। तो 1 सेकंड के बाद वो कहाँ पहुँच गया? वो 5 मीटर नज़दीक पहुँच गया, यानी कि कहाँ पहुँच गया? पोजीशन क्या है? माइनस का 34। भाई पहले 39 मीटर दूरी पर था, अब 34 मीटर की दूरी पर रह गया। तो ऑब्जेक्ट विच इज 5 मीटर क्लोजर टू द मिरर, तो इसका मतलब इसको यू डैश बोल दो। यू डैश कितना हो गया? माइनस का 34 मीटर, ठीक है। और अब जरा वी निकालो। वन अपॉन वी डैश इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u डैश। फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना, मिरर की सेम रहेगी। 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f 1/1 सॉरी माइनस 1/-34। 1/v डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1/34, तो 35/34। तो v डैश कितना आ गया? 34/35, ठीक है। 34/35 मीटर, ठीक है। तो भाई एक सेकंड में पहले जो इमेज थी वो 39/40 मीटर पर थी। अब जो इमेज है वो 34/35 मीटर पर आ गई, ठीक है। तो हम जानते हैं मिरर में क्या होता है, मिरर में धीरे धीरे जब ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है तो उधर से जो दूर इमेज दिख रही है वो भी धीरे धीरे पोल की तरफ आती है, ठीक है। वो पोल की तरफ मतलब मिरर की तरफ आती है। तो अब आप ये देखिएगा कि पहले उसकी पोजीशन 39/40 थी, अब उसकी पोजीशन 34/35 है। तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में इमेज ने कितना ट्रैवल करा, और जितना 1 सेकंड में इमेज ट्रैवल करेगी वही उसकी स्पीड होगी। समझ गए भाई? ऑब्जेक्ट ने 39 मीटर से 34 मीटर पर आ गया, तो ये जो है ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 5। 1 सेकंड में 5 मीटर, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड। इमेज की स्पीड क्या होगी? v और v डैश दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो क्या करो, v डैश माइनस v डैश कितना है? 34/35 माइनस 39/40। 35 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 280 हो जाएगा। तो 35 हाउ मच जा 280? 35 7 जा नहीं, 35 7 से कैसे हो जाएगा? 5 7 5 से तो 35 ही होता है ना, 5 आएगा उसमें। 35 4 जा 8 जा 8 जा होगा, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 4 8 जा। तो 8 4 जा कितना हो गया बोलो? 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 8 3 जा 24 और 3 27 272 माइनस 47 जा 280, तो 7 9 जा 63, 7 3 जा 21 और 6 कितना हो गया? 27 है ना। तो ये कितना हो गया? माइनस का 1/280, ठीक है। तो माइनस का 1/280 का मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन लूँगा, -39 माइनस -34, तो वो -5 आ जाएगा। तो स्पीड कितनी हो गई? स्पीड ऑफ इमेज 1/280 मीटर पर सेकंड। समझ गए कि नहीं? ठीक है ना। ये डिफरेंस आया मीटर में आया, तो 1 सेकंड में कितना इमेज ने ट्रैवल कर लिया? 1 सेकंड में इतना ट्रैवल कर लिया। वो जो नेगेटिव है वो साइन कन्वेंशन की वजह से आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप v माइनस वी डैश करोगे तो प्लस का 1/280 आ जाएगा। मैं आगे के जो 2 पार्ट्स हैं वो छोड़ रहा हूँ, उसमें कुछ भी अंतर 3 पार्ट्स हैं एक्चुअली। एक में ऑब्जेक्ट 29 मीटर पर है, फिर 19 पर है, फिर 9 मीटर पर है।
हर एक में ऐसे निकालना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, और रिफ्रैक्शन जो है वो फिर अगली क्लास में करता हूँ मैं स्टार्ट।